व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपने 70 डेज चैलेंज के डे 5 में हैं एंड आज की डे 5 की सेकंड वीडियो है। तो वीडियो आई होप आपको समझ आ रही होगी, जो भी हमारे अब तक चल रही हैं सारी वीडियोस। एंड अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट डाउन बिलो कि भाई समझ नहीं आ रहा हमें, क्योंकि अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा तो मैं और बेटर तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हाँ, तो आज हमारी 70 डेज चैलेंज का डे नंबर 5 है, उसकी सेकंड वीडियो विच इज बिजनेस स्टडीज का ही चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का जो पहला का पार्ट था वो सारा हमने स्ट्रक्चर्स तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज हमें शुरू करना है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, हम दोनों को ही अलग अलग करके स्टडी करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और पक्का करते हैं। सबसे पहला, डेलीगेशन। कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब किसी को काम सौंपना। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो अपना काम किसी और से कराना, मतलब उसको डेलीगेट कर देना या फिर उसको काम दे देना कि भाई मेरा काम तू कर दे क्योंकि मैं दूसरा काम कर रहा हूं। इसे हम डेलीगेशन कहते हैं। डेलीगेशन को हम अपनी रियल लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं। हो सकता है कई लोग, लगभग हम हर जगह ही यूज करते हैं। अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो मैं किसी और को वो काम सौंप देता हूँ। स्टूडेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, बिजनेसेस में होता है, हर जगह होता है डेलीगेशन। तो ये डेलीगेशन इतना कोई नया कंसेप्ट नहीं है। अगर इसको बेसिक तरह से समझने जाओ तो ये कंसेप्ट हर किसी ने देखा है अपने आसपास होते हुए। ठीक है, लेकिन अगर हम एक डेफिनेशन देखिए, भाई एग्जाम में क्या लिखोगे, ये सब तो हवा बातें हो गई। एग्जाम में क्या लिखोगे? तो एग्जाम में एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि डेलीगेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। जब आप सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक अथॉरिटी को ट्रांसफर करते हो उसे हम कहते हैं डेलीगेशन। ठीक है, अब डेलीगेशन को लेके कुछ तीन प्रिंसिपल्स भी होते हैं, कुछ हमारे एकदम पिलर स्टोन्स होते हैं, इनको ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला, अथॉरिटी गेन मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन। जो भी आपको अथॉरिटी मिल रही है वो उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दी जा रही है। ऐसा नहीं कि आपको हमने बहुत बड़ी बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं दी, तो भाई बिजनेस डूब जाएगा, मिसयूज होगा पावर का। एंड अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी और अथॉरिटी बिल्कुल ही नहीं दी तो भाई कोई काम प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तो उस बंदे का स्ट्रेस बढ़ेगा और घूम फिरा के ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये चीज याद रखना जरूरी है कि जितनी भी अथॉरिटी दे दी जा रही है उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, और वाइसा वर्सा भी काम करता ही है। क्लियर? सेकेंड मेरा प्रिंसिपल है, डेलीगेशन डज नॉट मीन्स एब्डिक्शन। अब एब्डिक्शन का मतलब क्या है जरा समझते हैं। कि पहले तो डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी अपनी दे दी। अगर कोई मैनेजर है, कोई सुपीरियर है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने डेलीगेट की है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकता है, वो अथॉरिटी दे सकता है अपने सबॉर्डिनेट को, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी अपने से नहीं हटा सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसीलिए डेलीगेशन का मतलब ये नहीं कि आप पूरा पूरा एब्डिक्शन ही कर दो, कि आपने अपनी पूरी अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट कर दी कि अगर कुछ भी गलती हुई तो सारी सबॉर्डिनेट की गलती होगी। नहीं, अगर सबॉर्डिनेट काम नहीं कर पाया तो भी गलती सुपीरियर की ही होगी। इसीलिए अगर आप अपनी डेलीगेट कर भी रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हो, इसमें एग्जाम्पल अपने हिसाब से डालो। तुम्हें क्या लगता है क्या बेटर एग्जाम्पल होगा? कमेंट डाउन बिलो जो देख रहे हैं वीडियो कि भैया एग्जाम्पल डाल दो इसका कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर एग्जाम्पल लिखना है तुम्हें तो अपने हिसाब से लिखो। ठीक है, थर्ड मेरा जो प्रिंसिपल है वो है कि अथॉरिटी ट्रांसफर टू सबॉर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रीअसाइन टू अनदर पर्सन। ये भी एक है कि भैया अथॉरिटी अगर मैं आपको दे रहा हूं तो मैं वापस भी ले सकता हूं। ये नहीं कि मैंने आपको हमेशा के लिए दे दी। मैंने आपको अथॉरिटी दी, आपने काम नहीं किया या फिर कुछ भी गड़बड़ की या काम कंप्लीट हो गया, मैं वापस लेके किसी और को दे दूंगा कि भाई अब वो भी काम करे। तो किसी एक के पास अथॉरिटी डेलीगेशन के बाद हमेशा नहीं रहती। ये भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, अब आता है मेरा एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अब एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या है? तो भाई एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन के हिसाब से मेरे तीन एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से समझना जरूरी है। इसको लेके भी केस स्टडी घूम फिरा के वो डाल देते हैं। ऐसी केस स्टडीज 1 मार्क्स में आएंगी, तो ऐसा ना हो कि भाई सिंपल टॉपिक है और तुम लोग मार्क्स ना स्कोर कर पाओ।
क्योंकि भाई मार्क्स उसी को एग्जाम में मार्क्स उसी को मिलते हैं जो मार्क्स लेना जानता है। भाई आप कितने ही ज़्यादा स्मार्ट हो, कितनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, लेकिन अगर आपको मार्क्स लेना आता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको मार्क्स लेना नहीं आता, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हार्श रियलिटी है ये। तो ऐसा ही होता है हमेशा से, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा जब तक कि हमारा ये सिस्टम चेंज नहीं हो जाता। आई होप चेंज हो जाए नियर फ्यूचर में, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक तो भाई तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, काम वैसे ही करना जैसे पहले हो रहा था। ठीक है। पहला जो मेरा एलिमेंट है वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास कमांड देने के राइट्स हैं। ठीक है। एंड अपने सबॉर्डिनेट को, बेसिकली आप सबॉर्डिनेट को ही कमांड देते हो। सबसे पहले तो ये कमांड देने के राइट है, एंड एक्शंस लेने के भी आपके पास राइट्स हैं। कोई भी अगर आपके पास टास्क आया तो आपके पास एक्शंस लेने के भी राइट्स हैं। ठीक है। इसमें जो अथॉरिटी का जो पूरा कंसेप्ट जो चलता है, जो पावर ऑफ, जो फ्लो ऑफ पावर है, हाँ, जो फ्लो ऑफ पावर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है कि सुपीरियर अथॉरिटी देता है अपने सबॉर्डिनेट को कि भाई तू काम कर, मैं तेरे को डेलीगेट कर रहा हूं तो तू काम कर। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी ऑब्लिगेशंस की। अगर आपको कोई काम या कोई टास्क असाइन किया गया है तो उस टास्क को या उस काम को आपको एक डेजिग्नेटेड टाइम के अंदर अंदर ही कंप्लीट करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशंस होती हैं। अब इसमें जो पावर ऑफ फ्लो होता है वो अपवर्ड्स की तरफ जाता है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है कि भाई एक सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अपने सुपीरियर को काम करके देना है। एंड थर्ड जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं वो है अकाउंटेबिलिटी। कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी टूवर्ड्स द फाइनल आउटकम। कि भाई आंसर कौन देगा कि भैया ये जो फाइनल आउटकम आया है, अगर ये कम हुआ है तो क्यों हुआ है, ज्यादा हुआ है तो चलो बहुत बढ़िया, ज्यादा हुआ है लेकिन क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का मतलब सीधे सीधे हम कहें तो आंसरेबिलिटी होता है कि आंसर कौन देगा। इसमें भी जो पावर ऑफ फ्लो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ ही जाता है कि भैया हमेशा सुपीरियर ही आंसरेबल रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा उस टास्क के लिए जो उसने अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट किया है। ठीक है। तो ये मेरे 3 एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के। क्लियर। अब जरा एक छोटा सा कंपैरिजन भी देख लेते हैं इन सब के बीच में, कुछ पॉइंट्स भी हैं मेरे, तो कंपैरिजन ज्यादा इजी होगा समझना। ठीक है। सबसे पहले मीनिंग तो आपको पता ही है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि राइट्स जो आपको मिले हैं काम करने के। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन जो कि आपको टास्क परफॉर्म करने हैं एक डेजिग्नेटेड टाइम के अंदर। एंड अकाउंटेबिलिटी होता है आपकी आंसरेबिलिटी टुवर्ड्स फाइनल आउटकम। ठीक है। अब सेकंड है ओरिजिन। ओरिजिन कहां से होता है इन तीनों चीजों का। सबसे पहले अथॉरिटी का ओरिजिन होता है सुपीरियर से, सुपीरियर देता है अपनी अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओरिजिन होता है जो कि अथॉरिटी दी गई है उसके बेसिस पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओरिजिन होता है। एंड अगर हम आंसरेबिलिटी की बात करें तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस हिसाब से ही आंसरेबिलिटी मेजर की या अकाउंटेबिलिटी मेजर की जाती है। अब अगर हम फ्लो ऑफ पावर की बात करें या फ्लो ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो अथॉरिटी में होती है सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, मतलब डाउनवर्ड्स फ्लो होता है। और बाकी दोनों में सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर जाती है, चाहे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें चाहे हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें। फिर डेलीगेशन। अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती, और आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती। ठीक है। आई होप ये कंपैरिजन थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। इस तीनों का एक साथ मिला के अगर हमने कंपैरिजन जो देखा थोड़ा और क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। ठीक है। आता है इंपॉर्टेंस कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन के, क्यों हमें करना चाहिए। सबसे पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी काम को डेलीगेट कर पाएगी अपने सबॉर्डिनेट्स को तो वह टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट, तो उनका जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट काम में ही निकलेगा, वो छोटे मोटे मिनियल टास्क में नहीं निकलेगा। चाहे वो किसी भी तरह की मैनेजमेंट हो, टॉप हो, मिडिल हो या सुपरवाइजरी लेवल पे हो, अगर वो काम डेलीगेट कर सकते हैं तो भाई मैनेजमेंट इफेक्टिवली होगी। अगर मैनेजमेंट इफेक्टिवली होगी तो यहां से आता है मेरा सेकंड पॉइंट विच इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना भी रिसोर्सेज है, चाहे वो मैन पावर की बात करें, चाहे हम कैपिटल की बात करें, चाहे हम किसी भी तरह के रिसोर्सेज की बात करें, अगर मैनेजमेंट इफेक्टिव है तो भाई रिसोर्सेज भी ऑप्टिममली यूटिलाइज होंगे, कोई भी वेस्टेज नहीं होगा, कोई भी केओस नहीं मचेगा बिजनेस के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर। ठीक। थर्ड, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। अब अगर काम मैं डेलीगेट कर रहा हूं अपने सबॉर्डिनेट्स को तो वो भी मोटिवेटेड रहेंगे। सबसे पहले तो जिसको मैंने डेलीगेट किया
वो मोटिवेट रहेगा कि भैया मुझे बेटर परफॉर्म करना है क्योंकि मुझे भी अपने सीनियर की पोजीशन तक पहुंचना है। जिनको काम नहीं मिला वो और अच्छी तरह से अपना जो प्रेजेंट काम है वो करेंगे, जिससे कि भाई सबऑर्डिनेट सुपीरियर हमें काम दे, अपना डेलीगेट करे, जिससे कि हम भी आगे पोजीशन में बढ़ सके। तो इन शॉर्ट सारे मोटिवेटेड रहेंगे, सारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हो जाएंगे इस चीज को लेके। हर किसी को पैसा कमाना है यार, मोटिवेट नहीं होंगे। फोर्थ है मेरा एम्प्लॉय डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अब जैसे जैसे हम काम डेलीगेट करते रहेंगे अपने अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि डेलीगेशन बेसिकली जो की जाती है वो होती है कि जो फ्यूचर सीनियर्स बनाने के लिए ही आप काम डेलीगेट करते हो, क्योंकि काम डेलीगेट कभी भी आप किसी अपने हायर लेवल अथॉरिटी को नहीं करते, अब हमेशा अपनी लोअर लेवल अथॉरिटी को करते हैं, जिससे कि फ्यूचर के लिए हम इनको प्रिपेयर कर सके कि भाई फ्यूचर में चाहे वो रहे या ना रहे बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए रहे या ना रहे, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि भाई ये रहेंगे एंड हम फ्यूचर के लिए इनको तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट करने का भी बहुत अच्छा तरीका है, ट्रेनिंग देने का भी बहुत अच्छा तरीका है डेलीगेशन। फिफ्थ है मेरा बेटर कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ है मेरा बेटर कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन कैसे बेटर हो सकता है, क्योंकि आप डेलीगेशन में मेनली क्या चेक करते हैं हम, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इन शॉर्ट पावर्स क्या होंगी आपके पास, ड्यूटीज क्या दी जाएंगी और आप आंसरेबिलिटी कैसी होगी आपके पास, वो सब डिसाइड किया जाता है इस प्रोसेस में, जिससे कि हर एक एम्प्लॉय के दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को लेकर उसके दिमाग में प्रॉपर क्लैरिटी हो जाती है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था क्या होता है। तो जैसे ही उसके मन में क्लैरिटी रहे तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फंक्शन, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करेगी, कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर पाएंगे। ठीक है। सिक्स्थ एंड लास्ट आता है मेरा फैसिलिटेट्स मैनेज सिक्स्थ एंड लास्ट आता है मेरा फैसिलिटेट ग्रोथ। अब अगर सारी चीजें बहुत बेटर तरह से चल रही, जितने भी मेरे इंपॉर्टेंस है, अगर ये सारे पूरी तरह से फुलफिल हो रहे हैं तो वह कंपनी को ग्रो करने से कौन रोक सकता है। मैनेजमेंट अच्छी तरह से काम कर रही है और फिर सब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट भी हो रही है, कोऑर्डिनेशन भी है बहुत अच्छा, तो भाई ग्रो करने से कौन रोक सकता है कंपनी को। ठीक है। तो ये मेरे कुछ 6 इंपॉर्टेंस थे डेलीगेशन को लेकर। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का अगर हम सिंपल मतलब देखें तो जो भी बड़ा काम है उसको हर एक इंसान को देना काम, कि आप काम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं अपनी रियल लाइफ में। ये भी आपने अपने आसपास होते हुए भी देखा होगा और हो सकता है किसी ने किया भी हो, अपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में आपने किया भी हो ये चीज। तो ये भी कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस वर्ड्स हो सकता है नए हो। वैसे वर्ड्स भी क्यों नए होंगे भाई, पूरा साल हो गया तुम्हें पढ़ते पढ़ते, तो वर्ड्स भी तो नए नहीं होंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई इस साल थोड़ी कम ही हुई थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन, अब डिसेंट्रलाइजेशन अगर आप एग्जाम में आ जाए कि भैया एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन या डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन, तो उसका मतलब है सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अमंग ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब आप सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में यही एक डिफरेंस है, डेलीगेशन सिर्फ एक सबऑर्डिनेट को की जाती है या एक लेवल पे ट्रांसफर की जाती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन हर एक लेवल पे की जाती है। क्लियर? फिर डिसेंट्रलाइजेशन में मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, की भाई डिसेंट्रलाइजेशन करने की इंपॉर्टेंस क्या है, फायदे क्या होंगे। इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, मतलब भाई घूम फिरा के एक ही होता है, वर्ड्स अलग अलग है। ठीक है। पहला है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर डिसेंट्रलाइजेशन की गई है, सबको सिस्टमैटिकली डेलीगेट किया गया है काम, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका दिमाग सही रहेगा, वो ढंग से काम कर पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर ओवर बर्डन नहीं हो जाएगा काम का। ठीक है। तो उनको एक रिलीफ मिलेगा, शांति से काम करेंगे और इस शांति की वजह से कंपनी में शांति रहेगी, कंपनी में शांति रहेगी तो समझ लो हर किसी को शांति रहेगी, शांति ओम शांति ओम शांति ओम हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड जो मेरा इंपॉर्टेंस है वो है डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब ये कैसे होता है, क्योंकि अगर मैं डिसेंट्रलाइज कर रहा हूं, लोगों को काम डेलीगेट कर रहा हूं सिस्टमैटिकली हर एक लेवल पे, तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है अब उसके पास सबसे पहले तो फ्रीडम है कि भैया अपने हिसाब से तय करो, अपने हिसाब से सोचो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या तरीकों से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ये
बहुत बड़ी चीज़ होती है एक लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। तो उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि भैया ये मुझे जो फैसला सुनाएगा या ये जो मुझे रूल्स बताएंगे ना उस हिसाब से करना पड़ेगा। हम थोड़ा बहुत रूल्स को ट्वीक करके थोड़ा सा चेंज करके भी अपना काम निकाल सकते हैं। हमारा काम है प्रॉफिट्स लाना एथिकल वे में, अनएथिकल नहीं। पिछले साल क्लास 11 में बिजनेस एथिक्स पढ़े ही होंगे, तो एथिकली ही हमें काम करना है, लेकिन हम कुछ इनोवेटिव कुछ इनिशिएटिव लेकर काम कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरा सेकंड इंपॉर्टेंस था डेलीगेट डिसेंट्रलाइजेशन का। फिर थर्ड मेरा इंपॉर्टेंस है वो है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट्स फॉर द फ्यूचर। अब अगर आप डिसेंट्रलाइज करके लोगों को काम डेलीगेट करते रहोगे, वो लोग हाई प्रेशर का थोड़ा बहुत काम करेंगे, तो धीरे 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 वो लोग डेवलप होंगे फ्यूचर मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि भैया आपको कंपनी चलानी है कई सालों तक, ऐसे नहीं कि 1-2 साल में ही कंपनी बंद करके चले जाना है। तो उसके लिए आपको भाई मैनेजर्स भी चाहिए, तो इसी के लिए फ्यूचर मैनेजर्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ है क्विक इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग भी बड़ी क्विक हो जाती है क्योंकि भैया काम डेलीगेट कर दिया है मैंने, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दे दी है, आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मेरे पास है, लेकिन मैंने बाकी सब चीजें लोगों को दे दी हैं, जिसकी वजह से वो लोग डिसीजन भी जल्दी ले पाएंगे और अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, क्रिएटिव तरीकों से चीजों को करेंगे। अगर यही काम सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रहता तो उसके पास बर्डन बढ़ जाता, बर्डन बढ़ता है तो काम स्लो हो जाता है। मल्टीटास्किंग इसलिए कहते हैं मल्टीटास्किंग कभी नहीं करनी चाहिए। ये मैं सबको ही कह रहा हूं कि भाई मल्टीटास्किंग एक मिथ है, मत करो, तुम्हारा काम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग भी बड़ी जल्दी हो जाता है। हमने इस पॉइंट में यही समझा। एक और पॉइंट है डिसीजन मेकिंग क्विक होने का कि जो लॉन्ग चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल करती रहती है वो नहीं करती। हर एक चैनल्स छोटे हो जाते हैं। चैनल्स छोटे होने की वजह से टाइम कम लगता है, नॉइस कम होती है और सेंडर से रिसीवर तक मैसेज बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, फिर फिफ्थ आता है बेटर कंट्रोल। अब अगर डेलीगेट किया गया है काम, अब डिसेंट्रलाइजेशन के टाइम पे जब आपने सबको सिस्टमैटिकली काम डेलीगेट कर दिया है तो उससे क्या होता है कि भाई अकाउंटेबिलिटी हर एक सबऑर्डिनेट की बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से आप उन पे बेटर तरह से कंट्रोल भी कर पाओगे, एक बेटर कोऑर्डिनेटेड माहौल भी रहेगा, प्रॉपरली रिजल्ट्स को इजी तरीके से चेक भी किया जा सके। क्योंकि अब कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है, कंट्रोलिंग हमारा हो चुका है, वो भी प्लेलिस्ट में वीडियो है, वो भी जाके देख लेना। तो कंट्रोलिंग इजी हो जाती है यहाँ पे। एट द एंड आप अपने जो भी डेरिवेटिव्स हैं उनको एनालाइज करके करेक्टिव एक्शंस लेकर उन डेरिवेटिव्स को फ्यूचर के लिए हटा सकते हो। ठीक है, लास्ट आता है मेरा फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे फैसिलिटेट होती है? जैसे ही आपने डिसेंट्रलाइजेशन का पूरा प्रोसेस किया तो एक हेल्दी कंपिटिटिव एनवायरनमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बन जाता है, क्योंकि अब हर कोई एक पॉजिटिव तरीके से कंपीट कर रहा है एक दूसरे से, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई सारे लोग बेटर काम करेंगे। सारे लोग बेटर काम करेंगे तो भाई इससे क्या फायदा होगा? बेटर काम करने की वजह से भाई 6th एंड लास्ट मेरा इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे फैसिलिटेट होती है? क्योंकि जब भी आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो अपने बिजनेस के अंदर या कहीं पे भी, हम यहाँ पे बिजनेस या मैनेजमेंट की ही बात करते हैं, तो एक पॉजिटिव या हेल्दी कंपिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है आपके आसपास, जिसकी वजह से हर एक सबऑर्डिनेट की, हर एक लेवल, हर एक डिपार्टमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का सीधा सीधा जो कॉन्सिक्वेंस सबसे बड़ा आता है कि भैया प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो उसी प्रॉफिट्स को हम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में यूज कर पाएंगे, और अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा तो भाई ग्रोथ तो फैसिलिटेट होनी है। तो बस आज की जो पार्ट 2 है मेरी ऑर्गेनाइजिंग की, वो वीडियो भी यही खत्म होती है। एंड जरा एक समरी भी देख लेते हैं इस वीडियो की कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये रही समरी। सबसे पहले हमने डेलीगेशन का पढ़ा, मीनिंग क्या होता है, हमने डेलीगेशन के प्रिंसिपल्स भी देखे, उसके एलिमेंट्स भी देखे, और लास्ट में हमने डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस भी देखे कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं मेरे डेलीगेट करने के काम को। फिर हम आगे बढ़े, हम डिसेंट्रलाइजेशन पे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने देखा कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है एंड हमने उसके इंपॉर्टेंस देखे कि डिसेंट्रलाइजेशन करने के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, एंड अगर समझ आ गई है तो लाइक कर देना, वीडियो पे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊं आपको सबसे पहले मिले। ठीक है,
तो वीडियो को खत्म करते हैं एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, यू ऑल कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इफ यू पुट योर टाइम एंड एफर्ट टू दैट थिंग ओनली. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. Goodbye.